नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं रेलवे एग्जाम 2024-25 की तैयारी बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही जानदार तरीके से, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हाँ प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो चाहे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हो, ग्रुप डी में पूछे गए हो, या फिर लोको पायलट में पूछे गए हो, टेक्नीशियन में पूछे गए हो, या आरपीएफ में पूछे गए हो, यानी किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो टीसीएस के द्वारा, वो आपको करवाए जा रहे हैं। और आज हमारा नंबर 2 टॉपिक रहने वाला है कोशिका, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जंतु कोशिका से किस किस प्रकार के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 2 नंबर टॉपिक है, और ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश यानी प्रोकैरियोटिक, क्या अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता। आपको पता है कि कोशिकीय घटक 2 प्रकार के आपको बताए गए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उनमें हमें बताना है कि प्रोकैरियोटिक में मौजूद कौन सा नहीं होता है। नंबर 1 ऑप्शन कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य तो प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में होता है, ये तो दोनों में होता है। और हमें क्या बताना है? मौजूद नहीं है। बस इसको बार बार देखिए, मौजूद नहीं है, ये गलती अब आपको नहीं करनी है। फिर देखिए केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इसका एकदम सही आंसर। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होती है। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, राइबोसोम भी पाया जाता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। अब आपसे किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रक झिल्ली किस में उपस्थित नहीं होती, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार ऑप्शन भी देकर आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए, इसकी मैं अब आपको व्याख्या बता देता हूं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा सारी व्याख्या कि कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक है जिसकी अधिकांश प्राक केंद्रियां मौजूद नहीं होती, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है। कौन सी? केंद्रक झिल्ली क्या है? एक दोहरी परत की झिल्ली है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरे रहती है। किसको घेरे रखती है? ये केंद्रक को चारों ओर से घेरे रखती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ी रहती है, और जिस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। और कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? 1831 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। अब आपसे पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा, किसके? ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा निर्माण होता है। ठीक है जी, ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कि ग्लूकोज का जो विघटन होगा उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, या नाइट्रोजन की होगी, या फिर हाइड्रोजन की होगी? तो कोशिका
में ग्लूकोज का विघटन होता है तो किसकी उपस्थिति होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जब ऑक्सीजन होगा तभी ग्लूकोज का विघटन होगा और हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर, ये देख लीजिए इसका आंसर। फिर अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? ऊर्जा मुद्रा क्या है? और यह भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। क्या पाइरुवेट है, एटीपी है, या एडीपी है, या ग्लूकोज है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी होती है। क्या होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए इसकी भी हम व्याख्या देख लेते हैं। ये लीजिए श्रीमान इसकी व्याख्या। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं अभी तो देखिए क्या कह रहा है यहां पर। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन है। क्या है? एक जटिल कार्बनिक रसायन है और यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवित कोशिकाओं में कई बार अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य भी करता है, जैसे आवेग, प्रसार, मांसपेशियों में संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। इस प्रकार ये काम करता है। अब आता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर शिफ्ट में हर बार कोई भी रेलवे का एग्जाम हो पक्का ही पूछा जाता है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है, ये हमको बताना है। नंबर 1 केंद्रक। नहीं श्रीमान, ये तो नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसे तो कोशिका का क्या कहते हैं? इसे कोशिका का तो शक्ति ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो लाइसोसोम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देवसेना। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। और इसका नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है? जो मृत कोशिकाएं है ना उसका पाचन करता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है? मृत कोशिकाओं का पाचन करता है। लेकिन कभी कभी ये एंजाइम इतना ज्यादा सक्रिय हो जाता है कि मृत कोशिकाओं के साथ साथ जो अच्छी कोशिकाएं, जो लाभदायक कोशिकाएं, उनका भी पाचन कर लेता है। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और लाइसोसोम का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर 5। 4 पॉइंट यानी अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय इसका पीएच मान होता है। किसका? लाइसोसोम का। किसका? लाइसोसोम का। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इससे पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। ये लीजिए कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोसोम का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5 होता है। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। क्या सर आज सारे ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन कराओगे? नहीं प्यारे साथियों, एक बार धैर्य रखिए, आगे आएंगे सभी के क्वेश्चन। जेई के भी आएंगे, एएलपी के भी आएंगे, टेक्नीशियन के भी आएंगे, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2 सभी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी तो आप ये क्वेश्चन करते जाइए और अपना सिलेक्शन पक्का करते जाइए। कोशिका में, किसमें? कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है?
अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लगा लीजिए स्टार। देखिए ग्रुप डी में इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए जितने न तो किसी और एग्जाम में पूछे गए थे ग्रुप डी के जैसे। क्या है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि कोशिका में, किसके अंदर की बात कर रहा है ये, कोशिका में। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां होती है। 3 कार्बन वाले अणु कौन हो गए, पाइरुवेट हो गए, और 6 कार्बन वाले अणु कौन हो गए, ग्लूकोज। इनके विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, या गोल्जिकाय में होती है। तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य कहां पर पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है कोशिका झिल्ली और किसके मध्य, ये कोशिका झिल्ली किसके मध्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका झिल्ली एंड केंद्रक के बीच पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य। और किस प्रकार का होता है ये, एक जेली के समान होता है। किसके समान, जेली के समान ये होता है। और कोशिका द्रव्य में अनेकों कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिकाय हो गया, राइबोसोम हो गया। ये किस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये हो गया, ये आपको मैंने बता ही दिया कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कहां पर पाया जाता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम, लाइसोजाइम, और ये सभी यहीं पर पाए जाते हैं कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 नंबर क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। और क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है। आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के पाए जाते हैं, यहां पर 70 प्रकार के राइबोसोम बनते हैं। 70 प्रकार के बनते हैं, यानी किस रूप में इसे तोड़ेंगे हम, 50 और 30 अब इनको जोड़ोगे तब तो आएगा 80। और सर आप बता रहे हो 70, तो इनको रट लीजिए बस, आपको यहां पर योग नहीं करना कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई क्या है, उप इकाई संरचना क्या है, तो 50S और 3S हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में पूछा गया था। और यहां पर देख लीजिए 50 और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। और राइबोसोम के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण, इंपॉर्टेंट, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है, राइबोसोम करता है। क्वेश्चन नंबर 46 ग्रुप डी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए। और आगे चलिएगा, आपको एनटीपीसी और वे क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप इजी हल कर दोगे। लेकिन ग्रुप डी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कि प्राकेंद्र की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, या नीचे कुछ विशेषताएं दी गई है जो प्रोकैरियोटिक की है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प भी है। नीचे 4 हमें विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक गलत विकल्प है, वो हमें बताना है। किसके संदर्भ में, प्रोकैरियोटिक सेल के संदर्भ में बताना है। सबसे पहला, झिल्ली बंद कोशिकाओं की मौजूदगी, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि इनमें नहीं पाई जाती ये झिल्लियां। अत्यधिक छोटा आकार बिल्कुल सही है। एकल गुणसूत्र, इनका नाभिकीय केंद्र काब कहलाता है, ये तीनों सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इसकी सारी व्याख्या है, सेम की सेम व्याख्या, जिस प्रकार इसके अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होती है, इनकी विशेषताएं बताई रही है। इसका नाभिकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, केंद्र काब कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 47, ये लीजिए, बड़ा ही शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जो हर एक नहीं कर पाता उस लेवल के क्वेश्चन है ग्रुप डी में। तो कि जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है, कौन सा, टर्मिनल फास्फेट लिंकेज, और किसमें, एटीपी में तोड़ा जाता है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी
ऊर्जा मुक्त होती है तो वो होती है 30.5 किलो पर ये मोल दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, मोल में दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। ये लीजिए इसका आंसर हो गया, इतनी ऊर्जा निकलती है। अब आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा। अब देखिएगा ग्रुप डी के जैसे ही क्वेश्चन समाप्त होंगे ना, उसके बाद देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने लगेंगे। ये देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है, कौन सा जहरीले प्रभाव को समाप्त करता है, तो बता दीजिए कौन सा है वो। अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका यानी EPR बोले तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम EPR। अंतःपर्दवी जालिका क्या करती है, पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को समाप्त करने का, खत्म कर देती है, ये करने का कार्य करती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो क्या होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, और एक किस प्रकार की होती है, खुरदरी, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है। चिकनी तो क्या करेगी, वसा का भी करती है संश्लेषण, और यहां पर खुरदरी क्या करेगी, प्रोटीन का संश्लेषण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये लीजिए ग्रुप डी में ही पूछा गया ये क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है। चपटी कोशिकाएं किस में होती है, तो वो होती है सल्की उपकला में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही आंसर, जिसमें क्या पाई जाती है, चपटी कोशिकाएं पाई जाती है। सल की उपकला उत्तक में एक चपटी कोशिका के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। किनारे अनियमित किसके, सल की उपकला के होते हैं। यह उत्तक रक्तवाहिनी काओं की भित्ति में, फेफड़ों के वायु कोश में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, यह उत्तक कौन सा, सल्की उपकला उत्तक है, रक्तवाहिनियों की भित्ति में, फेफड़ों के वायु कोश में पाया जाता है, और यहां पर विसरण सीमा का कार्य करता है। विसरण, विसरण आपको पता है ना, उच्च दाब से कम दाब की ओर यह होता है। क्वेश्चन नंबर 50 आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया, और क्या है देख लीजिए, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है श्रीमान, कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है, लग रही है हमें तो गलत नहीं लग रही, कि श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। कोशिका नहीं, श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, क्या ये बात सही है, नहीं, एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से किसका विघटन होता है जी, वो होता है पायरुवेट का विघटन होता है, न कि एसिटिक अम्ल का। तो गलत कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 ये भी पूछा गया किसमें, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो सर आप कह रहे थे क्वेश्चन अलग आएंगे, आज तो ज्यादा ग्रुप डी के ही आ रहे हैं, तो प्यारे साथियों ग्रुप डी के आज ज्यादा होंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इनको भी। क्या कह रहा है कि सुर्खियों कि यकृत कोशिकाओं में SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, चिकनी की बात हो रही है। और ये अभी आपको बताया था, ये क्या करती है, औषधियों और विषों का क्या करती है, निराविषीकरण करती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 ये लीजिए, नीचे दिए गए चित्र ए और बी, नीचे दो चित्र दिए गए ए और बी जो हमें आगे दे रखे, उनमें हमें बताना है कि कौन सा कोशिका विभाजन होता है, यानी किस प्रकार का कोशिका विभाजन है, और बी है ना जो चित्र, वो कब और कहां होता है, ये हमको बताना है। चलिए चित्र को देखते हैं, ये रहा हमारा चित्र ए और बी। ए आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार का है, समसूत्री है या अर्धसूत्री है, तो ए किस प्रकार का है, ए है हमारा समसूत्री, क्या है, ए है हमारा समसूत्री, और बी क्या है, बी है अर्धसूत्री। अब देखिए और क्या कह रहा है, ये ए समसूत्री हो गया, बी अर्धसूत्री हो गया, और हमें और क्या बताना था क्वेश्चन, पहला तो समसूत्री और अर्धसूत्री हो गया, और देखिए क्या बताना था हमें, बी में क्या दे रखा था
कि विभाजन बी कब और कहाँ होगा। विभाजन बी है ना, वो कब और कहाँ पर होगा ये हमें बताना, यानी बी वाला कब और कहाँ पर होगा। तो देख लीजिए यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। वर्दी के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। वर्दी के लिए, क्या वर्दी के लिए होता है? क्या नहीं होता, ये तो गलत दे रखा है। फिर देखिए युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या बात सही है? नहीं है जी। फिर देखिए युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बात तो सही है, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें पहले अर्धसूत्री दे रखा था, इसलिए सही नहीं हुआ, वरना ये भी सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया कि कोशिका के प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन कारखाना किसे कहेंगे हम? प्रोटीन का कारखाना तो हम कह देंगे किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, प्रोटीन का कारखाना भी इसे कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए एनटीपीसी में आ गया, कोशिका का पावर हाउस, पावर यानी शक्ति, हाउस माने कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन आ गया ना एनटीपीसी का, वो भी स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन है पूछा गया था। अब देख लीजिएगा आपको कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहा जाता है। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। किसने की थी? कोलिकर ने की थी। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया एनटीपीसी स्टेज 2 में, कोशिका का आत्मघाती थैली, आपको पता है किसको कहा जाता है? आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? कौन से? हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलेजेज एंजाइम, ये देखिए अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम 4.5 से 5 इसकी क्या होती है? अम्लीयता होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, ये फिर ग्रुप डी में पूछा गया वही क्वेश्चन, अब रिपीट ही होंगे लगभग क्वेश्चन। ये 13/9/2022 को पूछा गया, कोशिकांग में कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाइसोसोम हो जाएगा आत्मघाती थैली। ग्रुप डी में 2022 में 13/9 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारी बातें आपको बता रखी है मैंने, जो यहां पर ब्रैकेट में दे रखी है ना। लाइसोसोम अपने एंजाइम द्वारा अपनी सव्य की कोशिकाओं को पचाता है या क्षति पहुंचाता है, जिससे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से इस प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑटोलिसिस। ये देखिए ग्रुप डी में एक और पूछा गया, स्लाइडन और सवान द्वारा क्या दिया गया था? कोशिका का सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? स्लाइडन व सवान के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में किन जीवों पर लागू नहीं होता? कवक पर होता है, जंतुओं पर होता है, शैवाल पर होता है, लेकिन विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एनटीपीसी में पूछा गया, रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में की थी। और हमको यही बताना है कि कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो कोर्क का निरीक्षण करते समय ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये लीजिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। और कोर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कोरक पेड़ की छाल का एक भाग है, यानी पेड़ की छाल है उसका एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कोरक की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त विभाजित बक्से के रूप में देखा, यानी इस प्रकार देखा उन्होंने। इस प्रकार की संरचनाएं देखी, बक्से के रूप में संरचना देखी, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी थी। किस प्रकार? मधुमक्खी के। और ये देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। ऑप्शन नंबर बी। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ये देखिए एनटीपीसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ अभी हम पढ़ कर आए हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये देखिए एनटीपीसी 2021 में, और ये क्वेश्चन कब है, एनटीपीसी 2021 21/3 को, देखिए 21 मार्च को पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया 29/1 नहीं, ये कहां पर है, ये रहा 7/3 को। देखिए अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन है। बड़ी जेली क्या कहलाती है, ध्यान से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को कोशिका द्रव्य कहलाती है, कोशिका द्रव्य। यहां पर इंग्लिश में दे दिया इसने, प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट या साइटो माने कोशिका, प्लाज्म या द्रव्य, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट 29/1/2021 को कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो किनके मध्य पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस, या फिर हम बात करें हिंदी में तो जीव द्रव्य कुंचन। इंग्लिश ही अच्छी है इससे, तो जीव द्रव्य कुंचन इस नाम से अच्छी इंग्लिश है, ये याद रह जाएगा प्लाज्मोलिसिस। वरना तो हिंदी बहुत अच्छी होती है इंग्लिश से तो, और लेकिन यहां पर हम याद रख सकते हैं प्लाज्मोलिसिस से जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहां पर देखिए जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, जीवाणु और नील हरित शैवाल में क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया जी, और क्या है क्वेश्चन कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। बाह्य वातावरण की बात आ गई तो वो आ जाएगी प्लाज्मा झिल्ली। क्या आ जाएगी, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये लीजिए। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बस बाकी ऐसे ही देर का इसने। गुणसूत्रों का संरेखण कौन से चरण में किया जाता है, यानी कोशिका का विभाजन होता है ना, तो गुणसूत्र का संरेखण कौन सी अवस्था में होता है, टिलोफेज में होता है, मेटाफेज में होता है, प्रोफेज में होता है, या फिर एनाफेज में होता है। तो कौन सी में होता है, वो होता है मेटाफेज में। किसमें, मेटाफेज में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और दूरी के तंतु गुणसूत्रों को सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। कौन सा, दूसरा चरण है। पहला कौन सा है, प्रोफेज। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होकर अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। एनटीपीसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कोशिका। क्या हो जाएगी, कोशिका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। और जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व स्वान ने दिया था। खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। और केंद्र की खोज 1665 में नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या देर का है, हमें देर का है पुट्टिकाओं प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग क्या है, उत्तरदायी है। प्रोटीन किसकी, प्रोटीन की बात हो रही है, तो प्रोटीन और लिपिड आ गया तो गोल्जी का है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही
आंसर हो जाएगा। देखिए पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन पैकेजिंग के लिए गोल्जी नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है और ये कोशिका के अंदर स्त्रावित पदार्थों के संग्रह व परिवहन में सहायक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी रहती है? पाचक एंजाइम से भरी होती है तो नंबर 1 ऑप्शन है हमारा गोल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसदानी, तो लाइसोसोम हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, पाचक एंजाइमों से भरी रहती है तो वो है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। और किसने, देखिए लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं, यानी इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है ना कोशिकांग में। कोशिका की आत्महत्या करे यानी खुद तो डूबे दूसरों को भी ले डूबे, यानी इसकी खोज किसने की थी, डी डुबे ने इनकी खोज की थी 1955 में की थी। फिर देखिए नेक्स्ट कि कोशिका में ये फिर आ गया क्वेश्चन एनटीपीसी में, लाइसोसोम आ जाएगा इसका आंसर। ये तो बताने के लिए नहीं बचा क्वेश्चन भी। राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था ये हमें बताना है। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, कौन सा जीव द्रव्य शब्द किसके द्वारा दिया गया था, जीव द्रव्य, तो किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा। किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा यह शब्द दिया गया था, पुरकिंजे के द्वारा यह शब्द दिया गया था। कहां पर है पुरकिंजे, ये रहा, जोहान इवा जिलिस्ट पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और कब नामकरण दिया गया था, 1839 में। और जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं, जिसकी नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने नामकरण दिया था। क्वेश्चन नंबर 74 एनटीपीसी में पूछा गया, क्या है यहां पर देखिए, हमें तो कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण है, अपशिष्ट निस्तारण यानी मृत कोशिकाओं की प्रणाली याद आ गया, लाइसोसोम। इसी कारण तो इसे कहा जाता है, ये देखिए कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। बस क्वेश्चन बड़ा दे दिया लेकिन पूछा वही, आत्महत्या की थैली, कोशिकाओं का पाचन लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, ये फिर वही क्वेश्चन है, बस नाम पलट दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक है और कोशिकाओं को क्या करता है, क्लांत भी करता है। क्या करता है, कोशिकाओं को क्लांत भी करता है। आसान क्वेश्चन है, कितनी बार पढ़ लिया, लाइसोसोम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन की बात हमें बतानी है। तो देखिए पादप और जंतु कोशिकाएं आ गई, तो हमें असत्य बताना है। तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रेतिकाएं पाई जाती है, पहला ही असत्य हो गया, गलत दे रखी है बात। तो पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, बिल्कुल सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये बात भी सत्य है। तो गलत कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर इनके अंतर देख लीजिए, पादप कोशिकाओं में क्या होता है, आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जंतु कोशिकाएं आकार में छोटी होती है। इनमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और देखिए पादप में क्या पाएगी, रसदानी रिक्तियां बड़ी होती है लेकिन जंतु कोशिका में रसदानी रिक्तियां बहुत ही छोटी और अस्थायी होती है। लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि कौन, फिर वही क्वेश्चन आ गया प्यारे साथियों। देखिए क्या है कि तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान में वापस रक्त में ले जाता है। तो कौन सा है वो, लसिका। ये नया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लसिका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लसिका एकदम सही आंसर। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए कि लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिका के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है।
इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, और लसिका पदार्थ में हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को भी अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 78 ये लीजिए, सारे आ गए ना। ये रहा क्वेश्चन, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एएलपी टेक्नीशियन में। तो देख लीजिए ये क्या कह रहा है कि सत्य नहीं है वो बताना है कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। बिल्कुल सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। कितना झूठ बोल रहा है ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों के जीन परिणामी में मिश्रित हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जनन ग्रंथि गोनाड में अर्धसूत्रण नामक युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। ये भी सही है, यानी बी क्या दे रखा है, में गलत दे रखा है। बी क्या दे रखा है, गलत। चलिए देख लेते हैं बी है क्या। हाँ जी बी है इसका आंसर। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, और ये 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। कितनी, आधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर किसे कहेंगे जी, नाभिक को। नाभिक को क्या कहा जाता है, कोशिका का मास्टर कहा जाता है। और देखिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव में अपने समाहित रखता है। और ये जेई में पूछा गया कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। सबसे बड़ा कोशिकांग पूछे तो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा नाभिक। क्या, नाभिक, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहा जाता है। फिर देखिए कोशिका का प्रोटीन कारखाना तो याद ही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या सही है, प्रोटीन का कारखाना माइटोकॉन्ड्रिया आएगा क्या, नहीं आएगा श्रीमान। इसे तो कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्या राइबोसोम आएगा, जी श्रीमान राइबोसोम आएगा। और लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर देखिए कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है, केवल वो हमें बताना है। लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, या राइबोसोम में पाया जाता है। तो कौन सा, लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और डी डुबे ने खोज की थी, यह पाचन करता है। शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, कौन सी प्रकार की सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर केवल समसूत्रण, ऑप्शन नंबर ए। एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, देखिए सबसे बड़ी बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, सबसे बड़ी की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी या लंबी आ गई तो न्यूरॉन आ जाएगी। वैसे सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे लंबी न्यूरॉन कोशिका होती है। और सबसे छोटी, वैसे पूछ ले सबसे छोटी मानव के अलावा, तो वो आ जाएगी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा याद रखना, ये सभी तो छोटी छोटी बातें हैं। ये देखिए कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, कौन सा है कोशिका में सर्वाधिक होने वाला अणु, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, जल। क्या हो जाएगा, जल। सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। ये देख लीजिए निम्न संरचना पाई जाती है कोशिका में, केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्जी का एक कणाभ सूत्र, अंतः पृथ्वी जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लवक। और जीव द्रव्य में जल की मात्रा 80% तक पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता, श्रीमान अभी हम पढ़ कर आए, विषाणु पर लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और किसने दिया था, स्लाइडन व स्वान ने दिया था। ठीक है जी, अब इनको हमें मिलाना है, मिला देंगे ना, कोई मुश्किल नहीं है। लाइसोसोम क्या है, आत्म हत्या की थैली है। डीएनए क्या है, डीएनए गुणसूत्र है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है, यानी सीबीए ऑप्शन नंबर बी, CBA ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कौन करता है जी, वो करता है केंद्रक। कौन करता है, केंद्रक करता है। RRB जेई में पूछा गया था क्वेश्चन। और 89 क्वेश्चन देखिए,
जंतु कोशिका का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र के मध्य रेखा पर स्थित होता है, तो वो कौन सा है? मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये था प्यारे साथियों जंतु कोशिका। कल हम पढ़ेंगे पादप कोशिका। देखिए इसी प्रकार सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा जो पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे बाहर क्वेश्चन लगभग नए के बराबर ही आएंगे, क्योंकि इन व्याख्याएं है ना जो बीच में व्याख्याएं आ रही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ वो भी मैं करवा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले बता दी ना वो नहीं बता रहा मैं बार बार। जैसे यहां पर देखिए वही बात है, जैसे ये मैंने आपको नहीं बताया लेकिन पहले बताया था, स्लाइडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, मुझे पता था, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। और यहां पर रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट रूप से कोशिका विभाजित होती है, नई कोशिका सेलुला ई सेलुला ओमिनस स्लाइडन व स्वान ने कल्पना भी की थी। और ये देखिए किन पर ये लागू नहीं होता, जैसे वायरस हो गया, वायरोड हो गया, प्रियोन पर ये कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये बातें आपको बता रखी है प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए ये भी मैंने आपको बताई थी। तो इस प्रकार आप तैयारी करते रहिए, और परीक्षा में अब की बार है ना कोई भी क्वेश्चन ऐसा न हो जो आपका साइंस में गलत हो, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि पोस्ट क्या है? कम है, बच्चे क्या हैं? ज्यादा हैं, यानी फार्म ज्यादा भर रखे हैं, पोस्ट है चुल्लू भर वाली पानी वाली बात हो रही है। तो स्वस्थ रहिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मस्त रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। आपने सुना ही होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो जरूर मिलेगी प्यारे साथियों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।